नमस्कार भाइयों बहनों। इस महीने के धन की बात में आपकी स्वागत करता हूं। तो इकोनॉमी, मार्केट और इन्वेस्टमेंट में हमारे व्यूज को मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो शुरू करते हैं पहली चीज की इकोनॉमिक्स से ऊपर। तो इकोनॉमी में क्या था कि ये सेकेंड वेव से पहले तो इकोनॉमी एक वी शेप्ड रिकवरी, ये क्वार्टरली जीडीपी है। तो क्वार्टर वन में ऑब्वियसली झटका लगा था, मगर हर क्वार्टर, और ये जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, ये रियल एक्चुअल जीडीपी नंबर है, राइट, इन लाख करोड़। तो देखते हैं आप, जैसे जीडीपी हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा था बिफोर द सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव में क्या हुआ, हमें असर दिखा इकोनॉमी के ऊपर। जीएसटी के कलेक्शन 1 लाख के ऊपर रहे, मगर फिर भी गिरावट था। ईवे बिल्स में भी गिरावट आई थी ट्रांजैक्शन में, और पीएमआई जो कि एक समरी है फ्यूचर आउटलुक के बारे में, वो भी 50 के ऊपर रहते हुए भी एक डाउन ट्रेंड में दिखाई जा रही है, राइट। एंड ओवरऑल लॉकडाउन के कारण जो पेट्रोल का कंजम्पशन, वो एक इंडिकेटर होता है, पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, करीबन 17% नीचे गया था कंजम्पशन, राइट। तो इसके साथ उसमें प्रॉब्लम क्या था कि सेकेंड वेव का असर ज्यादा होने का कारण कि फुल्ली वैक्सीनेशन हमारे एडल्ट पॉपुलेशन में खाली 5% हमने किया, और एक डोज पाने वाले खाली 18% से, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें तो खाली 10% को ही हमने एक की डोज दिया था। तो ज्यादातर 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के बिना नेचुरली सेकेंड वेव का असर मेडिकली इतना ज्यादा हुआ, इसलिए राज्यों में लॉकडाउन इतना जबरदस्त करना पड़ा। और इसका इंपैक्ट होने का यह भी कारण है कि जो राज्यों में ये सेकेंड वेव ज्यादा थी, वो हमारे जीडीपी के हिस्से में भी ज्यादा थी। जैसे महाराष्ट्र 14% है हमारे जीडीपी के, और कर्नाटक 8%, गुजरात 8%। तो कुल मिला के ये 4-5 राज्य आप लेंगे तो करीबन 50% के करीब जीडीपी और कंट्रीब्यूशन वहां से आता है। तो सेकेंड वेव का असर इसलिए ज्यादा था क्योंकि जो राज्यों में सेकेंड वेव आई थी वहां पे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन देश का था, राइट। तो ओवरऑल वी शेप रिकवरी जारी है, मगर उसमें मॉडरेशन, क्योंकि अभी करीबन आरबीआई ने भी पॉलिसी में कहा कि 9.5% एक्सपेक्ट कर रही है, कि पहले उसके पहले 10.5-11 की बात भी चल रही थी। तो करीबन आप समझ सकते कि 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स इसमें गिरावट आई है प्रोजेक्शन में। और फ्यूचर में क्या ये 9.5 भी हो पाएगी या कम हो सकती है, या फिर, तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। एक, ये एक्टिविटी मॉडरेशन जो अभी स्लाइड मैंने दिखाए, क्वार्टर 4 के नंबर जब बाहर आते हैं तो कैसे दिखते हैं, नंबर 1। सेकंड, लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन कितने वाइड होंगे। और थर्ड चीज, इसको हेल्प करने वाली चीज होगी कि लॉकडाउन के उठाने के बाद पेंटअप डिमांड कैसे रिबाउंड होगी। ये सब हमें ट्रैक करना पड़ेगा इस साल का जीडीपी का कुछ अनुमान लगाने के लिए। मगर अच्छी खबर भी है कि क्या है कि नोमुरा को जो बिजनेस रिजर्वेशन इंडेक्स है, तो देखिए लॉकडाउन लास्ट ईयर फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में 45% में गया था, फिर धीरे धीरे फर्स्ट वेव को हमने अच्छी तरह कंट्रोल किया तो करीबन 99% तक आ गई थी, यानी प्री लॉकडाउन लेवल पे। उसके बाद सेकेंड वेव का असर आप देख रहे हैं, वापस एक गिरावट करीबन 60% तक बिजनेस इंडेक्स गिरा कर आज वापस एक 81% के लेवल 20 जून तक आ चुकी है। यानी ये जो सेकेंड वेव है उसको भी राज्यों ने कंट्रोल कर दिया है लॉकडाउन के जरिए, और धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस भी गिर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है इकोनॉमी की ओर से। और सेकेंड और थर्ड वेव अभी कह रहे हैं कि जरूर आएगा। तो थर्ड वेव के लिए अभी लेटेस्ट डेटा आप देखें तो वैक्सीनेशन का रेट भी जबरदस्त बढ़ने लगा है। तो यही हमारे लिए एक उपाय है कि थर्ड वेव सर्टन है, मगर अगर हम दुगना कर सकते हैं हमारा वैक्सीनेशन, यानी ये हरा लाइन जो दिख रहे हैं, दुगना कर दिया वैक्सीनेशन का रेट, तो नवंबर 2021 तक ही हम 70% अपना पॉपुलेशन को वैक्सीन के जरिए कवर कर सकते हैं, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया चीज होगी। और नहीं हो पाई, अगर थोड़ा भी कम हुआ तो समझिए कि मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर के अंदर डेफिनेटली हम इस थर्ड वेव को कंट्रोल कर पाएंगे। तो नेचुरली इकोनॉमी के ऊपर असर भी उतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है थर्ड वेव के कारण, राइट। तो इसके साथ भूलना नहीं चाहिए कि आरबीआई का सपोर्ट कंटिन्यूसली जारी है। करीबन 30% बैलेंस शीट को एक्सपैंड किया है आरबीआई ने, और उसके साथ रेट कट भी जबरदस्त किया है, जिसके थ्रू
टॉप लाइन ये पे देखिए, काला लाइन जो है वो है एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर रेट की कटौती, और नीचे ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो नए लोन के ऊपर रेट की कटौती। जैसे आप देख रहे हैं कुछ जबरदस्त एक्चुअल लेंडिंग रेट्स मार्केट में गिर चुकी है, वो भी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया चीज है, राइट। तो ऐसी हालत में इस आउटलुक के अंदर, राइट, मार्केट नेचुरली एक नया वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल को प्रेडिक्ट कर रही है। यानी निफ्टी की अर्निंग्स में भी देखिए, FY21 का 550 के करीब था, तो 22 का 750 और 23 का 870 तक ईपीएस की ग्रोथ। यानी मार्केट का प्रेडिक्शन है कि ये सब इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि सेकेंड वेव कंट्रोल हो चुका है, थर्ड वेव भी कंट्रोल में आने के लिए सभी स्थितियां हम बना रहे हैं, तो इसलिए मार्केट की आउटलुक भी एक बहुत पॉजिटिव शार्प इंक्रीज इन निफ्टी की ईपीएस में है। तो ओवरऑल तीनों इंडेक्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी एंड में देखिए मार्च 20 के गिरावट के बाद तब तीनों जबरदस्त बढ़ रहे हैं, राइट। यानी एक नया इकोनॉमिक साइकिल। तो इकोनॉमिक साइकिल कैसे होता है, देखिए हम 2003 से अगर उठाएं तो 3 से 8 अच्छा साइकिल था, फिर 8 से 13 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो बुरा साइकिल था, फिर 13 से 17 मोदी की सरकार की शुरुआत के साथ साथ नई एक इकोनॉमिक ग्रोथ की पाथवे शुरू हुई, फिर दिसंबर 17 से जैसे नेगेटिव रूरल इन्फ्लेशन, IL&FS ऐसे क्राइसिस के कारण वापस एक स्लो डाउन, जो मार्च एंड तक कोविड का भी असर आ गया था, और मार्च के बाद जो बाउंस बैक मार्केट में दिख रहा है, ये कह रहा है कि ये नया फेज 1 की तरह एक ग्रोथ फेज शुरू हो रहा है। मगर मान लीजिए कि अभी भी फेज 1, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, फेज 1 यानी अच्छी इकोनॉमिक साइकिल के वक्त में सेंसेक्स का बढ़त हुआ था 550%, मिड कैप का करीबन दुगना 934%, और स्मॉल कैप का करीबन 3 गुना 1400%। तो ऐसी तरह की एक फर्क सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी नहीं दिख रहे हैं। यस, मानते हैं कि स्मॉल कैप बेस्ट है और मिड कैप उससे थोड़ा कम और स्मॉल कैप, लार्ज कैप उससे थोड़ा कम, मगर एक्चुअल रियल इकोनॉमिक साइकिल आती तो डेफिनेटली ये रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ ये तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अब बहुत जबरदस्त एक फर्क देख सकते हैं। तो यही मार्केट आज प्रेडिक्ट कर रही है। तो इस समय मार्केट की इस पॉजिटिव आउटलुक में क्या रिस्क हमें कुछ देखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि रिस्क जो होती है, एक है कि हमने कहा कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लीजिए कि रिस्क खाली इंडिया से नहीं आता है, हमारे मार्केट जो अभी आने वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, खाली डोमेस्टिक सपोर्ट पे थोड़ी चल रही है। FIS का सपोर्ट जबरदस्त है मार्केट के लिए, तो बाहर इंटरनेशनल स्थिति में क्या हो रहा है, ये भी हमारे मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो इसको भी ध्यान में स्टडी करने की जरूरत है, वो हम अगले 10-20 स्लाइड में उसको कवर करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि कोविड इन्फेक्शन, अभी इंडिया में मैंने बताया कि सेकेंड वेव को हमने कंट्रोल कर दिया, अभी थर्ड वेव को भी कंट्रोल करने वाले हैं, मगर अब्रॉड में क्या हो रहा है, एक नया डेल्टा वेरिएंट आ गया है। तो नया डेल्टा वेरिएंट आएगा तो कैसे होगा? तो ये कोविड का इन्फेक्शन अभी तक जो दिख रहा है सिचुएशन इंटरनेशनली कि कोविड को कंट्रोल कर दिया है, मगर फिर भी एक डेल्टा वेरिएंट के ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए। तो वो एक रिस्क है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर मैंने ऊपर इंटरनेशनल रिस्क फैक्टर्स लिखे और नीचे डोमेस्टिक लिखे हैं। तो ऊपर में क्या है कि डॉलर का स्ट्रेंथनिंग इंस्टेड ऑफ वीकनेस। अब ये डॉलर क्यों वीक हो रही थी, स्ट्रेंथ हो रही थी, अभी बताऊंगा मैं। थोड़ी देर के लिए मन में रखिए कि अगर डॉलर स्ट्रेंथन होने लगी, यही हमारे लिए रिस्क फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, कमोडिटी प्राइस अगर बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो एक रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फेड जो अब तक ज्यादा लिक्विडिटी पंप कर रही थी उसको विड्रॉ करेगी और रेट्स को भी शायद हाइक करेगी। ये सब हमारे मार्केट्स के लिए रिस्क फैक्टर है। और डोमेस्टिकली इसका काउंटर फैक्टर हमारे लिए भी और रिस्क बढ़ा सकता है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ होगा और रुपी वीक होगी, तो रुपी के वीकनेस के कारण हमारे इंपोर्टेड कमोडिटी जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो हमारी कंपनियों की ईपीएस के लिए बुरी खबर है, और डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो कमोडिटी इन्फ्लेशन इंपोर्टेड रूट के थ्रू आ सकता है। और मानसून का रिस्क अभी नहीं है क्योंकि अभी अच्छी फोरकास्ट आ गई है, मगर अगर 2-3 महीने के बाद बैड मानसून का फोरकास्ट होता है तो फूड प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। तो वो इन्फ्लेशन के ऊपर डोमेस्टिकली, इंपोर्टेड या डोमेस्टिक में दबाव आई तो शायद आरबीआई भी आज इकोनॉमिक स्टैंस में सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, तो शायद वो इन्फ्लेशन फाइटिंग पे घुस जाएगा, तो नेचुरली लिक्विडिटी को पुल बैक करेगा, राइट। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स मन में रखिए। अभी रिस्क फैक्टर्स का होना कितना मुमकिन है ये हम देखते हैं अभी, राइट। तो
बिगेस्ट रिस्क इंडियन मार्केट के लिए क्या है? ये है गुड न्यूज ऑन यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी। जनरली हम गुड न्यूज के लिए वेट करते हैं ना, मगर अब स्थिति ऐसी है कि अगर गुड न्यूज इंडियन मार्केट के लिए है आई कि यूएस इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो ये हमारे लिए बिगेस्ट रिस्क हो सकता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। राइट, तो फर्स्ट थिंग आप सोचिए कि इतने दिन से क्या हुआ है स्थिति कोविड क्राइसिस के बाद? लिक्विडिटी की भंडार, यानी वर्ल्ड में G4 कंट्रीज ने करीबन $13 ट्रिलियन के नोट छाप प्रोग्राम चला के सभी मार्केट को उन्होंने बढ़ा दिया। गोल्ड से शुरुआत हुई थी, अब फिक्स्ड इनकम में नेगेटिव रेट्स भी गई थी, और ये क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपना इकोनॉमी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये नोट छाप के प्रोग्राम के पीछे क्या होता है? उन देशों की डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, वो वाइडन हो जाती है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि अगर नोट छाप कर रहे हो तो नेचुरली गवर्नमेंट की रिसोर्सेज उसमें खर्चा हो रहा है, तो नेचुरली उनके डेफिसिट बोरोइंग करके ये नोट छाप कर सकते हैं, तो नेचुरली डेफिसिट वाइड हो रहा है। तो ऐसी चीज के कारण राइट क्या होता है कि हर बार जब ये ट्विन डेफिसिट जो कहते हैं, एक है फिस्कल डेफिसिट, दूसरी है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, ये दोनों डेफिसिट अगर बढ़ते हैं तो देश कमजोर हो जाती है। देश कमजोर होती है तो देश का जो दाम है वो होता है करेंसी, तो नेचुरली करेंसी भी वीक होता है। तो यही स्थिति अब तक चली थी। आप देखिए 2000 से लेकर हमने ये ट्विन डेफिसिट अमेरिका के अगेंस्ट द डॉलर इंडेक्स माने डॉलर का स्ट्रेंथ वर्सेस अदर कंट्रीज, इसका नाम होता है DXY, डॉलर वर्सेस एक्स एंड वाई। तो यहां देखिए कितने साथ, जैसे ही डेफिसिट बढ़ती है तो डॉलर वीक होता है, और डेफिसिट गिरती है तो डॉलर स्ट्रेंथ होता है। ये हमने इनवर्स रेशियो लगाया है। तो ये नोट छाप के प्रोग्राम और गवर्नमेंट ने जो भी फिस्कल डेफिसिट के थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की, उसके कारण उनको जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, उसके कारण डॉलर वीकन हो रही है। इतने दिन से वही था स्टोरी। तो डॉलर के वीकन होने से क्या होता है? एक तरफ लिक्विडिटी ज्यादा है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स कम है अमेरिका में, और हेज फंड्स जो कि वहां से पैसा उठाकर बाकी देशों के मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए सस्ता पैसा और भंडार पैसा मिलता है, तो वो कहां निवेश करेंगे? अगर अमेरिका में डाला तो करेंसी वीक हो रही है, तो वो वहां पे डालेंगे कि अमेरिका की करेंसी किस देश के माफिक वीक हो रही है। यानी उस देश की करेंसी अगर स्ट्रेंथन हो गई तो उनको दुगना बेनिफिट मिलता है ना। एक तरफ उनको उस मार्केट की रिटर्न उनके हाथ आएगी, और सेकेंड उनको डॉलर की वीकनिंग के कारण करेंसी में भी गेन्स आ जाएंगी। तो ऐसे डॉलर वीकनिंग स्टेटस में एडवांस देशों से जहां पे ये हो रही है चीज, इमर्जिंग देशों के पास पैसा चला जाता है। कैसे? इसका एविडेंस है कुछ हमारे पास, मैं दिखाता हूं। यह है ब्लूमबर्ग का इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लो इंडेक्स, जो ब्लू निशान में है, और डॉलर इंडेक्स जो अभी हमने देखा उसको हमने लाल में दिखाया। आप देख रहे हैं ये कैसे साथ, यानी जैसे ही डॉलर वीकन होता है तो इमर्जिंग मार्केट फ्लो बढ़ते हैं, और जैसे ही डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो इमर्जिंग मार्केट फ्लो गिरता है। तो साफ समझ लीजिए आप, इतने दिनों से जो डॉलर की वीकनिंग की स्टोरी इमर्जिंग मार्केट में कैपिटल फ्लो की स्टोरी बन गई थी, और इस कैपिटल फ्लो में पैसा कहां आया? तो यहां मैं दिखा रहा हूं कोविड के क्वार्टर के टाइम से, जनवरी फरवरी मार्च 2020 से लेकर आज तक क्या दिख रहा है? हर क्वार्टर में देखिए सभी इमर्जिंग देशों को पैसा नहीं गया, खाली एक ही देश, कौन सा? इंडिया। यानी कोविड के क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च 2020 में जो नेगेटिव फ्लो थी, क्योंकि एक डरावट आ गई थी कोविड के बारे में, उसके बाद हर क्वार्टर में खाली एक देश को कंसिस्टेंटली FIIs ने पैसा दिलवाया है, वो है भारत। अब देखिए, अब यही सोचिए कि बाकी इमर्जिंग देशों के माफिक क्यों भारत को ही ऐसा पैसा मिला? लायन शेयर हमें मिला ना, क्यों? क्योंकि एक तरफ करेंसी स्ट्रेंथनिंग की बात, इमर्जिंग मार्केट की बात सबके लिए है, तो हमारे लिए क्या था कि जब वर्ल्ड रिसेशन में चली गई पोस्ट कोरोना क्राइसिस, तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरने लगे। तो कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे गिरेंगे तो किसको बेनिफिट होगा? जो कमोडिटी ज्यादा इंपोर्ट करती है। तो इंडिया, जैसे आपको पता है 80% हम अपना तेल इंपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली फॉरेनर्स ने देखा कि ये ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस $40 तक गिर गई थी, ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो नेचुरली उन्होंने पैसा उस मार्केट में डाला जहां पे सीधा
बेनिफिट ऑयल प्राइस की कटौती और ओवरऑल कमोडिटी की कटौती से कौन से इकोनॉमी को बेनिफिट आने वाला है, उस क्रम में उन्होंने निवेश किया। समझ रहे? तो इंडिया हैज गॉट अ लायन शेयर ऑफ, अभी तक जो हुआ है उसको इंडिया को बहुत लाभ मिला है, राइट। तो नेचुरली पोस्ट कोरोना बीच में देखिए मार्च 31 2020 में 1 ईयर रिटर्न सभी मार्केट के मैंने दिखाया है, और अब जून 21 का रिटर्न भी दिख रहा हूं लेफ्ट में। तो वी शेप रिकवरी यानी 1 ईयर रिटर्न में कितना बदलाव आया है, उसमें देखिए सबसे ज्यादा बदलाव भारत के इंडेक्स को मिला है। 81% इंडेक्स मार्च 2020 के बाद राइज हो चुके हैं, वेरस S&P 500 डाउ जोन्स उनका खाली 40%, चाइना का मार्केट में खाली 30%, बाकी देशों के माफिक हमारे देश की रिटर्न सबसे ज्यादा थी, क्योंकि इतना FII फ्लो आके उसको सपोर्ट दिया, राइट। तो सेकंड चीज क्या है कि इस पूरे क्वार्टर, वो तो बिलियन डॉलर्स में मैंने आपको दिखाया था नंबर्स, अभी मैं रुपीस करोड़ में दिखा रहा हूं। तो FIIs ने कंसिस्टेंटली हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैसा दिया, मगर लास्ट ईयर क्या हुआ कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड ने बिक्री ही की, खरीदारी नहीं की, एक्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट क्वार्टर, कोरोना क्वार्टर में उन्होंने खरीदारी की। उसके बाद देखिए कंसिस्टेंटली वो सेलर्स थे। क्यों? क्योंकि एक इन्वेस्टर्स रिडीम कर रहे थे, दूसरी उनके भी आउटलुक कोरोना के टाइम में इकोनॉमिक लॉकडाउन के कारण वो भी डर गए थे, तो उन्होंने भी सावधानी से बुक प्रॉफिट किया था। मगर इस क्वार्टर में दैट इज 21-22 के अप्रैल में जून में म्यूचुअल फंड भी बायर्स, FIIs भी बायर्स। सो नेचुरली ये दोनों का असर आज आपको मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जब खरीदते हैं खाली लार्ज कैप नहीं खरीदते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि पिछले स्लाइड में ये रिटर्न MSCI इंडिया लार्ज कैप इंडेक्स है। तो अभी देखते हैं कि इंडियन मार्केट में मार्च 2020 के बाद वो वी शेप रिकवरी में देखिए FIIs के कारण लार्ज कैप इंडेक्स ने 80% रिटर्न दिलवाया, अब मैंने दिखाया आपको, मगर मिड कैप ने 107 और NSE मिड कैप ने 120 और स्मॉल कैप ने 140। क्यों स्मॉल कैप और मिड कैप की राइज? डोमेस्टिक बाइंग के कारण। एक म्यूचुअल फंड था, दूसरे अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक इंश्योरेंस, LIC भी थी, तीसरी रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स, जैसे डीमैट अकाउंट में आपने देखा ना इतना एक्सपेंशन हुआ है, तो उनकी खरीदारी, ये तीनों मिलके। और स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या है कि लिक्विडिटी लार्ज कैप से कम होती है ना, तो थोड़ा खरीदारी होने से ही दाम ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है कारण हमारे मार्केट एकदम टायर में है मार्च 2020 के बाद। क्योंकि अभी हम रिस्क की बात कर रहे थे, तो बात आते हैं कि ये बढ़त हमारे वैल्यूएशंस को कहां तक आके छोड़ी है। जैसे ये ग्राफ में दिख रहा है, यहां पे निफ्टी है, NSE मिड कैप भी है और BSE स्मॉल कैप भी है। येलो में है स्मॉल कैप, ब्लू, लाइट ब्लू में है मिड कैप और डार्क ब्लू में निफ्टी। क्या दिख रहा है आपको? मार्च 20 के बाद तीनों की वैल्यूएशन, ये फॉरवर्ड पी है, याद रखिए भैया, एकदम बढ़ चुकी है, राइट। इतना तक कि पिछले हाई कब था? दिसंबर 2017 में निफ्टी का तो दिख रहा है उस हाई को भी पार कर चुका है, और मिड कैप और स्मॉल कैप अभी तक वो लेवल को पार नहीं कर चुके हैं, मगर तीनों के वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं मार्च 20 के बाद। नंबर में देखेंगे, एक मिनट, तो दिसंबर 17 में निफ्टी था 18 PE 1 ईयर फॉरवर्ड, मिड कैप था 24 और स्मॉल कैप 20 में। आज क्या है? निफ्टी 18 को पार करके 26 पे पहुंच गए, यानी 8 अंक ऊपर। वेरस मिड कैप इंडेक्स अभी भी 24 के नीचे 22.5 में ट्रेड करिए। तो इंडेक्स में बढ़त हुआ है, मगर उतना नहीं जितना दिसंबर 17 में था। स्मॉल कैप ने भी लार्ज कैप की तरह उस लेवल को पार कर दिया है इन टर्म्स ऑफ PE रेशियो। तो आज स्थिति है कि तीनों इंडेक्स के वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुके हैं, मगर नीचे वाला टेबल थोड़ा देखेंगे तो देखिए यहां पर कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी करीबन 15% डिस्काउंट में ही है वैल्यूएशन में। तो वैल्यूएशन में देखें तो तीनों इंडिसेस में बढ़त हुआ है, मगर लार्ज कैप का ज्यादा बढ़त हुआ है, क्योंकि FIIs ने नेचुरली ज्यादा लार्ज कैप खरीदा। तो FIIs के खरीदारी के कारण थोड़ा लार्ज कैप इंडेक्स थोड़ा ओवर वैल्यू 26 फॉरवर्ड PE, यानी उस 871.23 का EPS को जो प्रोजेक्शन है उसको डिस्काउंट कर रहे हैं FIIs। तो रिस्क कहीं कहां से आता है? रिस्क आता है कि लार्ज कैप में
इतना एफआईएस के फ्लो सपोर्ट दे रही है, तो क्या उस फ्लोस के अंदर कुछ रिस्क आ सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं इसी स्थिति में कि बिगेस्ट रिस्क मार्केट के लिए क्या है। मैं वापस दोबारा इसको दोहरा रहा हूं कि गुड न्यूज ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी या यूएस इकोनॉमी। और क्या ये खबर आ रही है? यस, क्योंकि एक तरफ देखिए उधर वैक्सीनेशन का डोज एडमिनिस्ट्रेशन में 2.7 बिलियन डोसेस अब तक वर्ल्ड ने किया है। इंडिया का हिस्सा खाली 274 बिलियन है। कई देश है जिन्होंने इंडिया से ज्यादा वैक्सीनेशन किया है। और अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें, कई देशों ने 40-50% सिंगल डोज कर दिया है। हम अभी भी इंडिया का लास्ट में देखिए 16% ही है। तो कई वेस्टर्न इकोनॉमीज में कोविड क्राइसिस में वैक्सीनेशन के जरिए अपने पॉपुलेशन को कवर कर दिया। तो नेचुरली इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ये बहुत खास चीज है। तो वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ में अगर देखें तो ओवरऑल नेक्स्ट ईयर 2022 में 5% वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ बाउंस बैक दिखता है। और इनफैक्ट अगर कोविड के पहले जो प्रोजेक्शन किया था लोगों ने कि वर्ल्ड की ग्रोथ ऐसी होगी, वो पीला लाइन आज ग्रोथ रेट में दिख रहा है कि उस लेवल को पार कर चुके हैं। यानी ग्लोबल जीडीपी इज सेट टू ओवरशूट द प्री कोविड ग्लाइड पाथ। समझ रहे हैं? तो गोल्ड की रिकवरी जबरदस्त रिकवरी मोड में दिख रही है। यही है रिस्क हमारे मार्केट के लिए। तो नेचुरली इसका रिस्क क्या होगा, कैसे पिन करेगा, हम देखेंगे फेड के एक्शन के जरिए। क्योंकि सभी देशों में ये इंपैक्ट होगा, मगर फेड ही सबसे डोमिनेंट है, अमेरिकन मार्केट ही सबसे डोमिनेंट है। तो थोड़ा टाइम हम अमेरिकन मार्केट को स्पेंड करते हैं ताकि हम पूरी तरह इसको समझ सके, राइट। तो इसमें क्या है, इस नैरेटिव के अंदर तीन है इसमें लेयर। क्या है तीन लेयर, राइट। एक बैक टू बैक स्टिमुलस अमेरिका में, राइट। तो स्टिमुलस के साथ उन्होंने पैसा हाथ में भी दिया अपने निवेशकों को, वो भी मैं दिखाता हूं। राइजिंग एक्सेस सेविंग्स। थर्ड इज उनकी कंजम्पशन को जो भी लॉकडाउन के जरिए रिस्ट्रिक्शन था उसको भी वो ईज कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेयर है नैरेटिव। सेकेंड लेयर जो नैरेटिव है अमेरिका के आंखों में कि कमोडिटी प्राइस की बढ़त, चाइना के डिमांड की बढ़त के कारण वो उनके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ा रही है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और तीसरा लेयर है कि सप्लाई में बॉटलनेक्स दिख रहे हैं अमेरिका में और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में इश्यूज दिख रहे हैं। तो ये है फेड के सामने जो आंकड़े वो देखते हैं, राइट। तो लिक्विडिटी का असर क्या था, हमने देखा कि वर्ल्ड में 13 ट्रिलियन ऑलरेडी हो चुका और 29 ट्रिलियन दिसंबर 22 तक। तो उसमें यूएस का हिस्सा 9 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड था। यानी पहले चीज था कि फेड $9 ट्रिलियन पंप करेंगे जुलाई 22 तक, करेक्ट। बट वो नैरेटिव ग्रोथ की वापसी से या इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण रिवर्स हो सकती है। तो ये रिवर्सल के लिए चीज क्या है, एक के हर अमेरिकन सिटीजन को जो टैक्स पेयर है उसको $1,400 का चेक और एक $600 का चेक, यानी $2,000 हर व्यक्ति के हाथ में उन्होंने पैसा दे दिया है। यानी सबके सेविंग्स बढ़ गए हैं। खर्चा करने के लिए लॉकडाउन चल रहा था, उन्होंने खर्चा पहले नहीं किया। अब वो स्थिति बदल रही है। एक इंडिकेटर दिखाता हूं, होटल ऑक्यूपेंसी जो 21% तक गिर गई थी लॉकडाउन के टाइम में फर्स्ट वेव के, आज वापस 60%, जो प्री लॉकडाउन के लेवल 64 था उसके करीब आ पहुंची है। यानी लोग अभी ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं वर्क और लीजर के लिए। सिमिलरली मार्केट के लिए रिस्क इन्फ्लेशन का कहां से आता है कि क्या जॉब लॉसेस जो हुए थे ना वो ज्यादातर लो वेज सेक्टर में, यानी 68% लो वेज सेक्टर में जॉब लॉस होते हैं और कुल 14 से 17% ही मिडिल और हाई इनकम में जॉब लॉस थे। तो लो इनकम में जॉब लॉस होने के कारण क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वेज ग्रोथ बढ़ सकता है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल यूएस की ग्रोथ पाथ सेम चीज देखिए यहां पर कि प्रीवियस रिसेशंस में कैसे रिकवरी हुआ था, बहुत फ्लैट और स्लो सा रिकवरी हुआ था। मगर इस बार जो रिसेशन प्री रिसेशन पाथ है उससे भी ज्यादा बेहतर ओवरशूट करके यूएस ग्रोथ वापस आने की गुंजाइश है। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर इन्फ्लेशन को अगर प्रेडिक्ट करना है और देखना है तो एक कैलकुलेशन होता है जिसका नाम है 5Y5Y, जो ब्लू लाइन में मैंने दिखाया। 5Y5Y में 5 ईयर यानी 5 ईयर इन्फ्लेशन का एवरेज लेकर नेक्स्ट 5 ईयर्स को प्रेडिक्ट करते हैं। और ऐसी प्रेडिक्शन पास्ट में जब भी किया है वो एकदम एक्यूरेट निकली है। यहां पे देखिए 2016 से आज तक
रेड लाइन में सीपीआई है और ब्लू लाइन में ये 5Y का इंडेक्स। देखिए वो कैसे साथ में जाता है, तो नेचुरली इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत हाई है और ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ने की ट्रैक में है। ये पहली चीज। सेकेंड चीज जो हमें देखना है, सेम 5Y से हम ऑयल प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे भी देखिए लाल लाइन और ब्लू लाइन कैसे साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में गिर रहे हैं, राइट। यानी इस चार्ट से हमें क्या पता लगता है कि 5Y इंडिकेटर हमें कह रहा है कि ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली एक राइजिंग ट्रेंड पे है। वो है सेकेंड रिस्क। थर्ड रिस्क है सेम 5Y के साथ एलएमई मेटल इंडेक्स। तो देखिए लाल निशान में है एलएमई मेटल और नीला में है 5Y। ये भी क्या कह रहे हैं, दोनों साथ बढ़ने लगे हैं, यानी मेटल की प्राइसेस भी राइजिंग ट्रेंड पे दिख रहे हैं। तो ये तीनों यानी ओवरऑल सीपीआई, ऑयल प्राइस और कमोडिटी मेटल प्राइसेस में आपको ये इंडिकेटर बता रहा है कि इन्फ्लेशन राइजिंग ट्रेंड पे दिख रहा है अमेरिका में। तो ये क्यों मार्केट के लिए कंसर्न है, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखें 2002 टू 2006 और 98 टू 2001 दो है यहां पर, कब फेड ने टेपरिंग किया था, जब इन्फ्लेशन उनके कंफर्ट लेवल के बाहर बढ़ गई थी। वही यहां पे दिख रहा है और वो लेवल आज पहुंच चुकी है, राइट। तो इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है, जो भी पोल किया था, कि 45% लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में ही आप एक फेड टेपरिंग का अनाउंसमेंट देखेंगे। और कुछ लोगों का यानी 16% कह रहे हैं कि अगले क्वार्टर में होगा, यानी क्वार्टर 1। यानी करीबन 60% लोग कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर टेपरिंग होगा। तो यह है मार्केट का एक्सपेक्टेशन। मगर याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये इफेक्ट आएगा तो एसएनपी में रिटर्न्स आएगा तो सेंसेक्स के ऊपर भी असर आएगा। तो सेंसेक्स और एसएनपी ओवर लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन वही फॉलो करती है। देखिए 99 टू 2009 10 साल का देखिए लाल और ब्लू लाइन साथ में ही उठ के साथ में गिर रहे हैं, और ये है 2009 टू 21, राइट, साथ में गिर रहे हैं साथ में। और ये सर्कल किया हुआ पीरियड में यहां पे दिखा रहा हूं आपको 16 टू 21। तो ये रिस्क है क्योंकि हमारे मार्केट में भी गिरावट आ सकती है। जैसे ही यूएस रिकवरी पे आती है तो पैसा इक्विटी से बाहर निकलेगा, तो ना ही एसएनपी का भी रिटर्न इफेक्ट होगा मगर सेंसेक्स का भी रिटर्न इफेक्ट हो सकता है। मगर याद रखिए कि ये सब रिस्क फैक्टर है, ये गारंटी नहीं है कि ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि फेड का मानना है क्या, डॉटेड लाइन देखिए, आज सीपीआई इन्फ्लेशन उनके कंफर्ट के लेवल के ऊपर बढ़ गया है, मगर फेड का मानना है कि ये इन्फ्लेशन की बढ़त एक टेम्पररी, ट्रांसिटरी, ट्रांसिएंट, कई शब्दों इसको इसलिए यूज करते हैं, टेम्पररी है और कुछ ही दिनों में, महीनों में इन्फ्लेशन वापस नीचे गिरेगा। तो इसलिए फेड आज भी मार्केट को कंफर्ट दिलवा रही है कि ये टेम्पररी हाइक इन इन्फ्लेशन है, करेक्ट। बट जैसे मैंने बताया मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको पूरी तरह बिलीव नहीं कर रहे हैं, राइट। तो बात यह है कि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग फेड के हाथ में है। तो व्हाट फेड सेज इज व्हाट मैटर्स। और फेड के कई लीडर्स आप देखें सभी कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है इन्फ्लेशन जरूर वापस कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगा। तो फेड अभी भी काम कर रही है मार्केट्स को, मगर फेड ये बता रही है आज, मान लीजिए ठीक है, मगर जैसे ही डेटा ग्राउंड लेवल पे बदलता है तो फेड भी अपनी बोलती बदल देगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आज उनको जो डेटा दिख रहा है उनको लग रहा है कि ये टेम्पररी इन्फ्लेशन है, मगर कल अगर इकोनॉमिक रिकवरी मजबूत हो गई तो डेफिनेटली आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो अपना डायलॉग बदल के टेपरिंग का भी अनाउंसमेंट कर लेंगे। तो फेड एक बार आज बता रही है, उससे आज शांति मिल रही है मार्केट को, मगर लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म ट्रेंड में आप सोचिए कि एक्चुअल डेटा यूएस इकोनॉमिक रिकवरी की जबरदस्त निकली तो फेड के पास चॉइस नहीं होगा, टेपरिंग करना ही होगा। तो कब होगा ये टेपरिंग? आज के दिन में ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो एक्सपेक्टेशन है शायद वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी भी फेड मार्केट को काम कर रही है। मगर मेरे ख्याल में अगले 12 मंथ्स के अंदर जरूर ये टेपरिंग तो होना चाहिए, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में इस क्वार्टर में से ही, अगले क्वार्टर में से ही, 4 क्वार्टर के अंदर तो जरूर मैं ग्रोथ की वापसी देखता हूं। तो ये रिस्क हमें मन में रखना चाहिए जब हम एसेट एलोकेशन करते हैं, राइट। तो अब इस
यूएस ग्रोथ के पीछे खाली बैड न्यूज भी नहीं है, इसमें गुड न्यूज भी है। ये भी हमें एंड में मैंने रिस्क तो बता दिया, मगर गुड न्यूज भी देखना चाहिए। क्या गुड न्यूज है कि जब भी वहां पे ग्रोथ होती है एडवांस कंट्रियों में, वो डिमांड ड्रिवन ग्रोथ होती है। क्यों? उनके पर कैपिटा इनकम हाई है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, मगर उनके पास सप्लाई नहीं है। ना उनके पास कमोडिटीज की सप्लाई है, ना उनके पास लोगों का सप्लाई है। तो क्या होता है कि जब डेवलप्ड मार्केट्स में डिमांड बढ़ती है तो एमर्जिंग मार्केट में एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं नेचुरल, बिकॉज यहां पे एमर्जिंग मार्केट के पास कमोडिटीज भी सरप्लस में है इंडिया को छोड़ के, और लेबर भी सरप्लस में है इंडिया को मिलाकर। तो ये एक्सपोर्ट से बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उधर भी कैपिटल क्रिएशन, यानी नए कारखाने लगाने शुरू होते हैं वो एक्सपोर्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये डेवलप्ड मार्केट का रिवाइवल अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव हो गई और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी पॉजिटिव होगी। क्या है कि थोड़ा वक्त देने की जरूरत है ये सब प्लान्स इंप्लीमेंट होने में, वो एक पॉजिटिव है। सेकेंड पॉजिटिव क्या है कि पहले जब टेपरिंग हुआ था मई 2013 में, तो बात क्या थी कि तब सभी इमर्जिंग देशों की करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो इसलिए टेपरिंग का इफेक्ट बहुत बहुत उमदा था मार्केट्स के ऊपर। बट इस बार ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया में भी करंट अकाउंट इनफैक्ट सरप्लस के लेवल पे पहुंच गया है। तो ऐसी हालत में टेपरिंग का इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी और उसके ऊपर भी उतना असर नहीं होगा जितना 2013 में हुआ था। ये भी मन में रखना है एक पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉफिट क्या है कि अगर ये इन्फ्लेशनरी रिस्क ट्रांसलेट होता है और इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो हमारा पास्ट एनालिसिस ये बताता है कि एक्चुअली जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी बढ़ती है उसके साथ इनिशियली, क्योंकि जैसे ही अभी देखिए पेंटअप डिमांड आएगा तो कुछ भी इनपुट प्राइसेस बढ़ गए तो उसको आसानी से वो पास ऑन करके अपना प्रॉफिट को भी बढ़ाते हैं, यानी ज्यादा पास ऑन भी कर रहे हैं। तो क्या है कि इन्फ्लेशन उतनी बुरी खबर नहीं है एज फार एज ईपीएस ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या आरबीआई के हाथ में क्या डिसीजन होगा वो बहुत अलग है, मगर स्टॉक मार्केट कंपनियों के लिए ये चार्ट बता रहा है कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है ऑटोमेटिकली उनकी ईपीएस भी बढ़ती है, यानी इन्फ्लेशन इज अ फंड ड्यूरिंग द अर्ली साइकिल्स ऑफ रिकवरी। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हमें याद रखना चाहिए। तो ओवरऑल अब मार्केट की ध्यान किस चीज के ऊपर हो रही है, होनी चाहिए आप लोगों को भी। तो जैसे मैंने बताया कमोडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ हमारे ऑयल इंपोर्टर है हम, सेकंड मेटल्स का भी हमारे कुछ इंपोर्ट्स होता है रॉ मटेरियल के थ्रू। तो कमोडिटीज इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन आके उधर फेड को कुछ प्रॉब्लम्स दिलवा सकता है। सेकंड बिगेस्ट मैंने साइज के हिसाब से बताया है कि क्या कंसर्न है। फेड क्या करेगी ये हमारे मार्केट, बाकी सब छोड़िए वो सब और भी लोअर लेवल पे। मेन चीज आपको ट्राई करने की जरूरत है कमोडिटी प्राइसेस और फेड की जो बोलती है। तो ऐसी हालत में और एक पॉजिटिव चीज, क्योंकि अल्टीमेटली हम एफआईआई फ्लोज की बात कर रहे हैं, जो भी बात आपने मैंने किया कि डॉलर स्ट्रेंथनिंग, डॉलर वीकन होता है तो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज बढ़ते हैं, ये सब ज्यादातर शॉर्ट टर्म हेज फंड वाले फ्लोज की बात होती है। बट कुछ लॉन्ग टर्म फ्लोज भी इंडिया में आती है जो कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करके आती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का आउटलुक लॉन्ग टर्म है। जैसे पेंशन फंड का आउटलुक 10, 20, 30 साल होता है, सॉवरेन वेल्थ फंड का भी 20, 20 साल होता है। तो वो लॉन्ग टर्म में कौन से देश में अच्छे ग्रोथ की आशा है वहां पे वो पैसा लगाते हैं। ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस को इनफैक्ट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो इंडिया के लिए और एक कंफर्ट फैक्टर मैं फाइनली आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो मैंने पहले वेबिनार्स में भी कवर किया है, इसलिए मैं इसमें 5 मिनट में झट से आपको कवर कर दूंगा कि 3 स्ट्रक्चरल पॉजिटिव्स इंडिया के पास है जो कि लॉन्ग टर्म एफआईआई मनी को अट्रैक्ट करती है। वो है हाउसिंग सेक्टर की पॉजिटिविटी, पीएलआई की पॉजिटिविटी और एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्यों ये सब स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है? क्योंकि हाउसिंग लोन में आज स्थिति ऐसी है कि इंटरेस्ट रेट्स की कटौती के साथ प्रॉपर्टी प्राइस की स्टेबलाइजेशन और लोगों की इनकम में भी मिडिल इनकम और हाई इनकम क्लास में ज्यादा असर नहीं आया है। तो आज अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ हाउस 27% ऑफ अ पर्सन इनकम है। वो प्रीवियसली हमने 2003 में जब वर्चुअल साइकिल चल रही तभी हमने देखा था ऐसे एक वेरी वेरी गुड रेशियो, यानी ये अफोर्डेबिलिटी लेवल माने बहुत लोग जाके आज घर खरीदने के लिए
कंफर्टेबल होंगे फाइनेंशियली, राइट? तो नेचुरली खाली रहने के लिए घर नहीं, अगर भाड़े में आपको देना है, घर को रेंट आउट करना है, फिर भी आप देखिए कुछ साल पहले आपको 7% था डिफरेंस बिटवीन द इनकम पोस्ट टैक्स फ्रॉम अ हाउस रेंट एंड द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ द हाउसिंग लोन। आज वो डिफरेंस 7% से गिरकर 3% आ चुका है, यानी खाली 3% हर महीने आपके मंथली इनकम से अगर आपने अलोकेट कर दिया एक घर के लिए, तो आप एक सेकंड घर, थर्ड घर, चौथा घर भी खरीद सकते हैं। आज इंटरेस्ट रेट्स और प्रॉपर्टी प्राइसेस की स्थिति ऐसी है। तो हाउसिंग सेक्टर एक अच्छे स्ट्रक्चरल ग्रोथ में है और इसके कारण करीबन 10-15 सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, वुड वर्क, फिर मेटल इंडस्ट्री, फिर आपको टाइल्स इंडस्ट्री, फिर पीवीसी पाइप वाला इंडस्ट्री, फिर सैनिटरी वेयर वाला इंडस्ट्री, फिर हाउसिंग लोन कंपनीज, फिर रियल एस्टेट कंपनीज। सो ये सब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है हाउसिंग के बूम के थ्रू, जो आज इकोनॉमी स्थिति में है कि ये कंटिन्यूस हो सकता है अगले 3-4-5 साल तक हाउसिंग का स्टोरी। तो ये एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है इंडिया के लिए। सेकंड स्ट्रक्चरल पॉजिटिव जो होता है, जो हमने बताया उधर पीएलआई और एनआईपी, वो दोनों के पीछे ये है, क्या है ये? मैंने लिखा चाइना प्लस वन वाला स्ट्रैटेजी। चाइना प्लस वन माने जो फॉरेनर्स आजकल तक चाइना से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते थे, क्योंकि चाइना का लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा था, कॉस्ट भी बहुत एडवांटेजेस थी। वहां पे दिक्कत ये आ गई है कि चाइना का ये लाल वाला लाइन देखिए, 2017 से चाइना की पॉपुलेशन गिरती जा रही है, वर्किंग एज की पॉपुलेशन, क्योंकि वन फैमिली वन चाइल्ड पॉपुलेशन ने पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, तो उधर लेबर का शॉर्टेज हो रहा है। वेराज इंडिया का स्थिति 2050 तक कंटिन्यूसली राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन की स्टोरी है। तो नेचुरली जो लोग अभी चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ गया है और सप्लाई भी नहीं है, तो चाइना प्लस वन यानी और एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री अगर चुनना है तो इंडिया एक अट्रैक्टिव देश बन सकती है, अगर हमने पॉलिसीज और बाकी सही कर दिए तो ये है बेस फॉर दिस इफेक्ट। तो इस इफेक्ट के पीछे फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज अट्रैक्टिवनेस एज अ कंट्री, इतने रोड में इतना डेवलपमेंट किया है, लाइसेंसिंग पॉलिसी में, एफडीआई में, कि हमने करीबन 80 रैंक की छलांग लगाई है पिछले 5 साल में इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए कि हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी इंप्रूव हो चुकी है। और यहां पे ही तो सेकेंड स्ट्रक्चरल फैक्टर मैंने बताया, एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। ये एनआईपी में करीबन 111 लाख करोड़ की खर्चा 5 साल के अंदर गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, और ज्यादातर जा रहा है एनर्जी, अर्बन इंफ्रा, रोड और रेलवे। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के पीछे ही हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के इंप्रूवमेंट का स्टोरी था, और आने वाले दिन में ये और भी इंप्रूव हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, क्योंकि कोई फॉरेन मैन्युफैक्चरर के इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा तो रॉ मटेरियल जहां पे वहां पे कारखाना लगाएगा, मगर वहां से एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक कितनी जल्दी से अपना प्रोडक्ट को पहुंचा सके, ये भी एक फैक्टर होता है। यहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोग्राम एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट है, क्योंकि ये 111 लाख करोड़ खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा नहीं होगी, इसके अंदर एफडीआई भी आके सपोर्ट देगा। फॉरेनर्स, फॉरेन कंट्रीज भी जैसे अबू धाबी और सऊदी अरेबिया, ये भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम नॉट ओनली हमारे डोमेस्टिक कैपिटल गुड साइकिल को रिवाइव करेगा, बट इंडिया को चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में भी मदद देगा। और इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन मैन्युफैक्चरर अगर इंडिया में आके प्लांट सेटअप करता है तो उसके लिए उन्होंने नई प्लांट के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वाले ने सेटअप किया या फॉरेनर ने, 17% यानी आधे के आधे 35% से टैक्स रेट को 17% तक कटौती कर दी। तो आज हम वर्ल्ड के बेस्ट टैक्सेशन स्थिति में है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ये फ्रेंडली टैक्सेशन भी एक पॉजिटिव है। और इसके साथ एफडीआई के लिए देखिए, इंडिया को बाकी देशों के माफिक करीबन 22% एफडीआई फ्लो में बढ़त आपने देखा है। ये क्यों? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चाइना प्लस वन और टैक्स रेट की कटौती। इनफैक्ट आप देखेंगे तो ट्रेलिंग एफडीआई को देखें तो करीबन 3% हमारे जीडीपी लेवल तक पहुंच गई है एफडीआई फ्लोज। और पिछले साल करीबन $81 बिलियन रिकॉर्ड हाई
हमें मिला था एफडीआई के थ्रू। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एफडीआई के तौर से वर्क हो रही है, मगर ये 80 बिलियन काफी नहीं है, इसको 100, 150, 200 बिलियन तक पहुंचने की जरूरत है। और उसके लिए ही गवर्नमेंट ने अगला प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी चाइना में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, ऐसे गिने चुने क्षेत्र में 13 सेक्टर्स को चुना है, वहां पे उन्होंने इंसेंटिव क्या ऐलान किया है। कितना इंसेंटिव? 5 से 6%। किस चीज के ऊपर? सेल्स माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी वैल्यू एडिशन के ऊपर। जितना भी वो वैल्यू ऐड करते हैं हमारे देश में, उसमें 5 साल के लिए 5% गवर्नमेंट मुफ्त में उनको इंसेंटिव दे रही है, ताकि वो एस्टैब्लिश करे। और 5 साल के बाद वो कारखाने में लाइफ टाइम के लिए गवर्नमेंट के लिए इनकम बढ़ जाएगा, इंडिया के एक्सपोर्ट स्टोरी भी बढ़ेगी। तो ये स्ट्रांगली पॉजिटिव एक्सपोर्ट भी है। तो ये सब गिने चुने सेक्टर है जिनका लाभ ऑलरेडी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में देखिए, इंपोर्ट्स में गिरावट और एक्सपोर्ट्स में बढ़त। इनफैक्ट रिसेंटली खबर आई है कि हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट्स को मोबाइल फोन कैटेगरी में एक्सीड कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव। बाकी ऐसे डेवलपमेंट आप बाकी के भी क्षेत्रों में देख पाएंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये कारखाने सेटअप करने में अगेन आपको कैपिटल गुड्स, सीमेंट, स्टील, अगले दिल्ली मटेरियल, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमी को वहां से भी बेनिफिट मिल सकती है। तो ये स्ट्रक्चरल पॉजिटिव्स जो मैंने बताए, ये सब कारण है कि इंडिया के लिए एफडीआई आ सकता है, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में बढ़त हो सकती है। और इसके साथ करेंसी में इतने सालों तक क्या हो गया, करेंसी का आउटलुक भी इंपॉर्टेंट है आज हमारे एसेट एलोकेशन में। क्यों? क्योंकि डॉलर वीकन होती रही तो रुपी स्ट्रेंथन होती रही। कितना? एक साल में यूएसडी आईएनआर का 3.39% बढ़त हुआ था, यानी रुपी है स्ट्रेंथन 3.39%। मगर लॉन्ग टर्म स्टोरी रुपी की क्या है? 10 ईयर चेंज है ऑलमोस्ट 5% की डिप्रिसिएशन, यानी जो हुआ है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी, आईआरपी जो कहते हैं, या पीपीपी, परचेसिंग पावर, यानी इन्फ्लेशन का डिफरेंस। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट रेट के तौर पर ये डिसाइड होता है। कैसे? आप देखिए, यहां पर मैंने 10 ईयर इंडिया का जीसेक का रेट लिखा है। यहां पर जून, एक हफ्ते पहले, फिर मार्च, फिर दिसंबर, फिर लास्ट सितंबर में 6% के करीब। और यूएस 10 ईयर को भी मैंने दिखाया है, और लास्ट रो में मैंने डिफरेंस दिखाया है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। क्या दिखता है आपको? 4.5 to 5%। यानी आपको ये क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म एक करेंसी की परफॉर्मेंस इंटरेस्ट रेट डिफरेंस को ही ट्रैक करती है। आज अगर 4.5% डिफरेंस है, तो लॉन्ग टर्म में रुपी को भी 4.5% डिप्रिशिएट होना होगा। सेकंड कारण क्यों मैं डिप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसको कह रहा हूं मैं रिवर्शन टू मीन, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स को हमें सपोर्ट करना है, पीएलआई का लॉन्च हुआ है, टैक्सेशन कटा हुआ है, तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में हमें रुपी को भी थोड़ा वीक रखना पड़ेगा, तभी हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो गए अगेंस्ट बांग्लादेश, ताइवान, इंडोनेशिया, बाकी देशों के। तो मेरे ख्याल में अगले 5-10 साल में रुपी वापस अपनी वीकनिंग टेरिटरी पे ही चलेगी। तो नेचुरली आपके पोर्टफोलियो के अंदर इसका असर भी आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है कि रुपी का स्ट्रेंथनिंग स्टोरी खत्म होकर वीकनिंग स्टोरी शुरू होगा। तो ऐसी हालत में ओवरऑल एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए मैंने एसेट एलोकेशन यहां पे दिखाया है। तो अग्रेसिव है तो आप अकॉर्डिंगली रिस्की बढ़ा सकते हैं, और कंजर्वेटिव रिस्की को कम कीजिए। तो मेरे मन में एलोकेशन आज होना चाहिए लार्ज कैप में 20%, और ज्यादा न्यू क्यों नहीं रख रहा हूं, बिकॉज एफपीआई ने ही लार्ज कैप इंडेक्स को बढ़त दिखाया है, दिलवाया है। तो अगर रिवर्सल होता है ट्रेंड यूएस की ग्रोथ के कारण, तो लार्ज कैप के ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा। तो मैं ओवरऑल एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप को 20% रखो, मिड कैप को मैं 30% रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो इन बिटवीन द स्मॉल कैप, जैसे आपने देखा आज वैल्यूएशन में लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों ने दिसंबर 2017 को पार कर दिया इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड पी, पर मिड कैप ने अभी पार नहीं किया। क्यों? 24 पी में था, आज अभी भी 23 पे ही है। तो मिड कैप में थोड़ा वैल्यूएशन का सपोर्ट भी है, मोर डाइवर्सिफाइड सेक्टर, तो 30% एलोकेशन में मिड कैप में रेकमेंड करूंगा, राइट।
स्मॉल कैप में 10% क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी आज स्मॉल कैप की बढ़त हो चुकी है, तो वैल्यूएशंस थोड़े रिच है, मगर लॉन्गर टर्म के लिए स्मॉल कैप में रहना चाहिए थोड़ा एटलीस्ट, क्योंकि ये जो स्टोरी मैंने बताया पीएलआई का स्टोरी और कैपिटल गुड स्ट्रक्चरल स्टोरी, वहां पे स्मॉल कैप कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगी, तो 10% एलोकेशन स्मॉल कैप में रखिए। एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड में आएंगे तो मैं कहूंगा कि मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए भी आज 20% ग्लोबल फंड्स में दिलवाना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड की रिकवरी हो रही है, तो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी ग्लोबल फंड्स में आसानी से आपको दिखेगा, राइट? तो ये एक एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है कि रुपी अगर वीकन हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रुपी वापस एक लॉन्ग टर्म 5% पर एनम लेवल पे डिप्रिशिएट होगी, तो ग्लोबल फंड्स आपको वो स्ट्रेट अवे आपके एनएवी में आपको वो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मॉडरेट इन्वेस्टर को मैं 20% ग्लोबल फंड्स डाइवर्सिफाई कीजिए, एक देश के पीछे मत भागिए, क्योंकि एसएनपी में शायद करेक्शन आ सकता है, मगर कोरियन मार्केट में बढ़त हो सकती है, कौन से भी मार्केट, ग्लोबल रिकवरी सभी मार्केट्स में होगी, सभी इकोनॉमी में होगी, तो एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फंड को आप चुनिए और उसमें 20% लगाइए। सेकंड, ये डिफेंसिव एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जैसे आईटी, फार्मा, वहां पे भी एलोकेशन अगर अलग कर रहे हैं या फिर इन फंड्स को जब आप चुन रहे हैं ना, डोमेस्टिक, मिड कैप और लार्ज कैप, वहां देखिए कि उसका एक्सपोर्ट का एलोकेशन कितना है, ऐसे फंड्स में ज्यादा आप निवेश कीजिए, क्योंकि रुपी का डिवेल्यूएशन स्टोरी प्लस पीएलआई स्टोरी, ये वर्ल्ड की जो मैंने बताया ना इमर्जिंग मार्केट में जब वहां पे उधर ग्रोथ होता है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी मैं पॉजिटिव समझता हूं। तो एक अपने तरफ से आप 10% आईटी, फार्मा ऐसे सेक्टर्स में करें, मेरा आईटी का प्रेफरेंस ज्यादा है फार्मा के कंपैरिजन में, तो उसमें आप निवेश कीजिए ताकि रुपी डिप्रिसिएशन और वर्ल्ड ग्रोथ का बेनिफिट आपको डोमेस्टिक फंड्स के थ्रू ही मिल सकते हैं। और फाइनली जैसे स्मॉल कैप में बताया 10%, वैसे इंफ्रा में भी आप एक 10% रखिए, क्योंकि सडनली आप देखेंगे कि इंफ्रा बूम आएगा तो आपको वहां से उस एलोकेशन से लाभ मिल सकता है। तो यही है मेरी रिकमेंडेड एसेट एलोकेशन। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आज की जो वेबिनार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.